हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं बच्चे? अच्छे होंगे। तो आइए, फिर से स्वागत है आपका बीएड प्रसाद मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे। तो अब जो है कुछ धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं कि सोडियम धातु का निष्कर्षण कैसे होता है तथा सोडियम का निष्कर्षण द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से किया जाता है। मतलब सोडियम जो धातु है उसको प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि सोडियम क्लोराइड नमक जो होता है उसके द्रवित सोडियम क्लोराइड के द्रवित जो होता है अवस्था में वैद्युत अपघटन की क्रिया संपन्न कराई जाती है, जिसके द्वारा सोडियम धातु कैथोड पर तथा क्लोरीन अधातु एनोड पर जमा हो जाता है। इस प्रकार से हम सोडियम धातु को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन कई बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि सोडियम धातु के निष्कर्षण के लिए NaCl के जलीय विलयन का उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता है। मतलब NaCl का हम विलयन जलीय नहीं लेंगे, मतलब द्रवित अवस्था में पिघला हुआ अवस्था में ले सकते हैं, क्योंकि जल की मात्रा उसमें अधिक होना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों, क्या कंडीशन है कि हम उसका जलीय विलयन का उपयोग नहीं करते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पे जल की मात्रा जब कम है तो सोडियम क्लोराइड का जब हम वैद्युत अपघटन कराएंगे तो सोडियम धातु एनोड पर और क्लोरीन सोडियम धातु कैथोड पर तथा क्लोरीन एनोड पर बन गया। लेकिन अगर जलीय विलयन हो तो क्या करता है कि जल से अभिक्रिया करके सोडियम धातु जो बना वो जल से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसीलिए हम उसके जलीय विलयन का उपयोग कदापि नहीं करते हैं। रिएक्शन भी आपको बताया गया है कि 2Na सोडियम क्लोराइड 2 अणु प्लस 2H2O जल के 2 अणु अभिक्रिया करके 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाने का काम करता है। इसीलिए हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का उपयोग नहीं करते हैं। अगला पॉइंट है कि जिंक धातु के मुख्य अयस्क क्या क्या है तथा इसके निष्कर्षण के सिद्धांत को बतलाए। तो ये 5 नंबरिया में आपको क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है या इंटरव्यू भी पूछता है कि जिंक धातु के निष्कर्षण के सिद्धांत को बतलाएं। तो जिंक धातु के निष्कर्षण के सिद्धांत का मतलब है कि उसके अयस्क से, मतलब जिंक के अयस्क से जिंक धातु को हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले इसके मुख्य अयस्क आप जान लीजिए कि जिंक के मुख्य अयस्क है जिंक ब्लेंड्स, जिसका सूत्र ZnS होता है। दूसरा है जिंक कार्बोनेट, जिसको कैलेमाइन भी कहा जाता है। और तीसरा है जिंकाइट ZnO। इस प्रकार से जिंक के कितने अयस्क हो गए? 3 अयस्क हो गए। एक जिंक ब्लेंड्स हो गए, कैलेमाइन हो गए और जिंकाइट हो गया। तो अब निष्कर्षण के सिद्धांत क्या है, मतलब इसको कैसे प्राप्त करते हैं अयस्क से। तो जिंक का निष्कर्षण इसके मुख्य अयस्क कैलेमाइन अयस्क से किया जाता है। तो कैलेमाइन अयस्क का सूत्र क्या हुआ? ZnCO3। जब हम इसको निस्तापित करते हैं यानी गर्म करते हैं उच्च ताप पे, तो यह टूट के क्या बनाता है? ZnO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि निस्तापन एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, जिससे अयस्क ऑक्साइड में बदल जाता है। तो ये जिंक कार्बोनेट जो है ZnO जिंकाइट, जिंक अयस्क ऑक्साइड में बदल गया, अब प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। उसी प्रकार से ZnO को जब C से हम क्या करिए, अब ZnO को C से अवकरण कराए, कार्बन के साथ अवकरण कराए तो जिंक धातु बन गया और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल गई। तो इस प्रकार से हम क्या किए कि कैलेमाइन से जिंक धातु को प्राप्त
कर लिए। यही हो गया जिंक का निष्कर्षण। दूसरा में कहता है कि एल्युमिनियम के मुख्य अयस्कों के नाम लिखे तथा उसके निष्कर्षण के सिद्धांत का वर्णन करें। तो एल्युमिनियम के मुख्य अयस्क जो है इस प्रकार है। एक नंबर में बॉक्साइट है जिसका सूत्र Al2O3.2H2O होता है। दूसरा है कोरंडम जिसका सूत्र Al2O3 होता है। और तीसरा है क्रायोलाइड जिसका सूत्र Na3AlF6 होता है। इस प्रकार से बॉक्साइड के भी 3 मुख्य अयस्क माने जाते हैं। तो अब जो है हम क्या करेंगे कि बॉक्साइड अयस्क को किस अयस्क से प्राप्त बॉक्साइड को हम करेंगे। तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण इसके मुख्य अयस्क बॉक्साइड अयस्क से किया जाता है। तो इसके लिए सिद्धांत क्या करेंगे, सबसे पहले Al2O3 मतलब यहाँ बॉक्साइड का सूत्र है, लेकिन हम यहाँ जल की मात्रा रिएक्शन में लिखा नहीं जाएगा, केवल Al2O3 लिखेंगे प्लस सोडियम कार्बोनेट से इसको हम अभिक्रिया कराते हैं। सोडियम कार्बोनेट से जैसे ही हम अभिक्रिया कराते हैं तो बन जाता है सोडियम एल्यूमिनेट NaLO2 के 2 अणु सोडियम एल्यूमिनेट बन गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। जब अब इस सोडियम एल्यूमिनेट की अभिक्रिया फिर हम जल से तथा कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो क्या बनता है, AlOH3 बनता है प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनता है। अब इस प्रकार से प्राप्त AlOH3 को जब हम गर्म करते हैं तो एल्यूमिना मतलब Al2O3 एल्यूमिना बनता है प्लस 3 अणु जल बनते हैं। और इसी एल्यूमिना का जब हम वैद्युत अपघटन कराते हैं, क्या कराते हैं, वैद्युत अपघटन कराते हैं, तो एल्युमिनियम धातु कैथोड पर और 3O ऑक्सीजन अधातु एनोड पर जमा हो जाता है। आगे जब रिएक्शन को बढ़ाते हैं तो 2Al3 प्लस, मतलब यहाँ 3 प्लस क्यों लिखा गया कि एल्युमिनियम जो है उसके बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए Al3 प्लस मतलब 2 एल्युमिनियम 6 इलेक्ट्रॉन को जो त्याग किए हुए उसको वापस ले लिया, तो क्या हो गया, एल्युमिनियम में बदल गया। तो एल्युमिनियम हमको कैथोड पर बन गया। अब क्या है, जो ऑक्सीजन तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है दोनों दो ले ले था, क्योंकि ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हुए था, ये उसने दूसरे को वापस करके ये ऑक्सीजन बना लिया। तो कहाँ बना, एनोड पर। और अगला पॉइंट जो कहता है कि संचारण की प्रक्रिया क्या है, या मतलब संचारण इंग्लिश में इसको क्रोशन कहते हैं। क्रोशन क्या है, तो जब धातु की बनी वस्तुओं को हम खुली हवा में छोड़ते हैं तो कुछ दिनों के बाद वह वायु से अभिक्रिया करके उसके ऊपर एक भूरे रंग की परत बैठ जाती है तथा उसकी शक्ति, सामर्थ्य शक्ति जो होता है, ताकत दिन पर दिन घटते जाता है। इसी प्रक्रिया को हम संचारण या जंग लगना भी कहते हैं। तो ये जंग जो वास्तव में लोहे की सबसे बस्ती वस्तु को हम देखते हैं कि तुरंत उस पर जंग लग जाता है, तो होता क्या है कि वो जंग जो है Fe2O3 तथा FeOH3 का मिश्रण होता है। कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन पूछ देता है कि जंग का सूत्र क्या होगा, तो आप याद रखिएगा कि Fe2O3 तथा FeOH3 के मिश्रण को हम जंग कहते हैं। अगला पॉइंट है, धातु के संचारण के रोकने के क्या क्या उपाय बताए, मतलब इसको संचारण को हम कैसे कैसे रोक सकते हैं। कोई अगर क्रियाशील धातु है तो उसको हम कैसे संचारण से रोक सकते हैं, उसकी संचारण प्रक्रिया को रोकने के लिए हम कौन कौन सा विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो एक में है उसको पेंट करके। जैसे ही आप धातु की बनी वस्तुओं को जब पेंट कर देते हैं तो वायु से उसका संपर्क क्या होता है, टूट जाता है और वह अभिक्रिया नहीं कर पाता है, इसीलिए वह ज्यों का त्यों उसकी शक्ति बना हुआ रहता है।
दूसरा कहता है जस्तीकरण। तो जस्तीकरण एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें लोहे की बनी वस्तुओं के ऊपर जस्ते का एक पतला सा लेप चढ़ा दिया जाता है, जिससे उसका संक्षारण रुक जाता है। इसी प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। तीसरा कहता है मिश्र धातु में बदलकर। मतलब धातु को अगर हम उसके दूसरे ऐसा धातु के साथ मिला देते हैं जिसका संचारण संभव नहीं होता है, तो एक धातु को दूसरे धातु को मिलाना क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है। तो मिश्र धातु में बदल करके भी हम क्या कर सकते हैं? इसके संचारण को रोक सकते हैं। अब अगला पॉइंट है क्रोमोलेपन क्या है। तो क्रोमोलेपन जो है वह भी संचारण के रोकने की एक विधि है, जिसमें क्या किया जाता है कि किसी धातु का संचारण रोकने के लिए उसके ऊपर कॉपर का या निकेल का या क्रोमियम का पतला लेप चढ़ा दिया जाता है, जिसके उसका संचारण रुक जाता है। इसी प्रक्रिया को हम क्रोमोलेपन कहते हैं। अगला पॉइंट है कि कुछ मिश्र धातु का संघटन धातु क्या है। मतलब कौन कौन से मिला के धातु और कौन सा मिश्र धातु बनता है, उसका नाम बताना है आपको। यह भी क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं कि मान लिया जाए कि पीतल कहेगा किसका किसका मिश्रण है, मतलब कौन कौन से धातु को मिला के हम क्या करते हैं? पीतल का निर्माण करते हैं। तो पीतल के निर्माण के लिए कॉपर की मात्रा, माने कॉपर तांबा जो है 80% चाहिए और जिंक धातु 20% है, उसी को मिला के पीतल बनता है, जो एक मिश्र धातु है। दूसरा ब्रोंज है। तो ब्रोंज में कॉपर 90% तथा टीन जो है एसएन 10% मिलके ब्रोंज धातु बनता है। अगला जो है सोल्डर। सोल्डर भी एक मिश्र धातु है जिससे सोल्डिंग का काम किया जाता है, धातुओं को जोड़ने का काम किया जाता है। तो उसके लिए एसएन 50% मतलब टीन 50% तथा सीसा 50%, पीवी जो है लेड जो है वो 50% का मिश्रण को हम सोल्डर कहते हैं। अब लास्ट पॉइंट जो है इस चैप्टर का, ये अंतिम पॉइंट है कि निक्षालन क्या है। तो देखिए, अयस्कों को उसमें उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम कई प्रकार की सांद्रण की विधि का उपयोग करते हैं, जैसे गुरुत्व पृथक्करण विधि है, चुंबकीय सांद्रण विधि है, हस्त पृथक्करण विधि है। तो इस प्रकार से एक ओही में एक और विधि निक्षालन है, जिसके द्वारा हम अयस्कों को शुद्ध किया करते हैं। तो अब आपको कहेगा कि निक्षालन जो है किस प्रकार के अयस्क को शुद्ध करने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर होगा कि इस विधि से वैसे अयस्कों का सांद्रण किया जाता है जब अयस्क तथा उसमें जो उपस्थित अशुद्धि होता है उसका रासायनिक प्रवृत्ति अलग अलग हो, माने दोनों का रासायनिक गुण अलग अलग हो, तब हम निक्षालन प्रक्रिया के द्वारा हम क्या करते हैं? उस अयस्क को शुद्ध करने का काम, सांद्रण करने का काम करते हैं। इस प्रकार से यह चैप्टर की समाप्ति हुई। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कार्बनिक रसायन के बारे में, जो कि कार्बन चैप्टर पर आधारित है। तो देखते रहिए BN प्रसाद मैथमेटिक्स का यूट्यूब चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों से करवाएं और इसका विस्तार करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।